हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अभी देखिए आपने पिछले वीडियो में क्या देखा है, जो 2 वीडियोस अपलोड किए हैं इकोनॉमी के, वहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ लिया है। हम सिर्फ 5-10 मिनट में उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ MCQs डिस्कस करेंगे और फिर कल आपको हम पढ़ाएंगे 5 ईयर प्लान्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर में क्या पढ़ा है। बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा रिवाइज कर लेंगे। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ था ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने पूरा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसमें आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। ठीक है, और इसका मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, इसका क्या डेफिनेशन होता है, पूरा प्रॉपर डेफिनेशन बताया था। मतलब कि स्कैर्स रिसोर्सेज का इस तरह से एलोकेशन करना, एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना, ताकि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और बाकी लोगों को वेलफेयर के लिए उनको वेलफेयर मिल सके। ठीक है, ये हमने आपको पूरा प्रॉपर इकोनॉमिक्स का एक डेफिनेशन बताया था। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आए थे, जैसे कंज्यूमर, कस्टमर, और इसके साथ साथ आपका प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर और सेलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था आपका जो पूरा इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री है। इकोनॉमिक्स का फादर कौन था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री। यहाँ पर क्या पढ़ा हमने, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ये है हमारे एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ, इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये भी आपको पता होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब एक इंडिविजुअल की बात होती है तो हम उसमें बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब एक होल की बात होती है मतलब एग्रीगेट की, तो हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एडम स्मिथ ने। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एडम स्मिथ ने। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया, J.M. कीन्स ने। और आप सभी को पता होगा एक बहुत ही फेमस बुक थी एडम स्मिथ की, वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में पब्लिश हुई थी, 1776। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पूरी बात समझ ली। अब यहाँ पर आपको पूरा बता दिया मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है। माइक्रो इंडिविजुअल की बात होती है, मैक्रो मतलब कि होल की बात होती है या एग्रीगेट की बात होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो आपका होता है पर कैपिटा इनकम। और इधर जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। यहाँ तक पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे कहाँ पर, इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे इकोनॉमी पर। इकोनॉमी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, कैपिटलिस्ट होती है, सोशलिस्ट होती है, और इसके साथ साथ आपका होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। अब कैपिटलिस्ट क्या होती है, जो प्राइवेट लोगों के द्वारा रन करी जाती है या जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके कंट्रोल या ऑपरेट बाय किसके द्वारा होते हैं, इंडिविजुअल्स के द्वारा। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर जिसे हम बोल सकते हैं, एक तरह से जो बिजनेसमैन होते हैं, प्राइवेट लोगों के द्वारा रन करी जाती है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट करती है, ठीक है, किस लिए करती है, सोसाइटी के लिए, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए। मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट भी होता है पब्लिक भी होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, एडम स्मिथ। कैपिटलिस्ट का कॉन्सेप्ट कौन लाया था, एडम स्मिथ। और सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट कौन लाया था, कार्ल मार्क्स। मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कौन लाया था, एडम स्मिथ। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ है, हमारी कंट्री इंडिया में। सोशलिस्ट इकोनॉमी कहाँ पे चलती है, रशिया, चाइना। ठीक है, ये कहाँ पे है, कैपिटलिस्ट USA, UK, फ्रांस, मतलब कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था इकोनॉमी के कौन कौन से टाइप होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था
इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? हम लोगों ने इसके बाद क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ये किस वजह से होती है? मैंने आपको बताया था, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का ही इम्पैक्ट होता है ये। मतलब कि जो रिसोर्सेज की कमी है उसी की वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये तीन होती हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बनाया था? इसके बाद मैंने आपको बताया था इकोनॉमी के सेक्टर्स। इकोनॉमी के सेक्टर्स, तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। ये था हमारा पूरा रिवीजन, हो गया। अब चलिए हम डिस्कशन करते हैं एमसीक्यूज़ पे। और आई होप अगर आपने वीडियो देखा होगा, आपने ये 2 लेक्चर पढ़े होंगे, तो एमसीक्यूज़ आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। बहुत आसान आसान से हैं, बहुत सिंपल सिंपल से हैं। कोशिश करिएगा कि आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स? 4 ऑप्शन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो हमने आपको बताया था इंडिविजुअल यूनिट की बात होती है तो हम लोग किसकी बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट्स में अगर हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो करेक्ट आंसर है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, व्हाट आर द इनविजिबल हैंड्स ऑफ इकोनॉमी? इकोनॉमी के इनविजिबल हैंड्स क्या हैं? अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको बताया है क्या है इनविजिबल हैंड्स, इकोनॉमी के इनविजिबल हैंड्स। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, सोचिए और बताइए क्या है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को ही बोला जाता है इकोनॉमी के इनविजिबल हैंड्स। अब ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स इज नोन एज। 4 ऑप्शन दिए गए, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस थ्योरी, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। करेक्ट आंसर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, मैक्रो मतलब लार्ज और माइक्रो मतलब स्मॉल। तो छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, मतलब कि अगर एक आदमी की बात करेंगे, इंडिविजुअल की या एक आदमी की बात करेंगे तो उसमें हम किसकी वो बात करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर हम पूरे होल की या फिर एग्रीगेट की बात करते हैं, लार्ज मतलब कि बड़ा, तो अगर हम होल की बात करेंगे या बोल सकते हैं एग्रीगेट की बात करेंगे, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स? मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसे बोला था? मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर, या एक तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर कौन आया है? एडम स्मिथ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कौन लाया है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका कॉन्सेप्ट कौन लाया है? इसका कॉन्सेप्ट लाया है जे.एम. कीन्स। जे.एम. कीन्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जे.एम. कीन्स का पूरा नाम भी आपको बता देता हूँ। जे.एम. कीन्स का पूरा नाम है जॉन मैनार्ड कीन्स। इसके साथ साथ मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वो ये बताया था कि जो आपका इकोनॉमिक्स है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन वो किसने डिवाइड किया है? मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसने आपको डिवाइड किया, ये आपको मालूम है? नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे रेजनर फ्रिश। ये भी मैं पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, रेजनर फ्रिश। जी हाँ, इन्होंने ही 2 पार्ट में डिवाइड किया था 1933 में, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक साइंसेज में 1969 में, नोबेल मेमोरियल प्राइज़। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, जे.एम. कीन्स। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रमेश कुमार वॉन्ट्स टू स्टडी द नेशनल इनकम, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विल ही हैव टू स्टडी? रमेश कुमार पढ़ना चाहते हैं नेशनल इनकम के बारे में, तो उन्हें इकोनॉमिक्स की किस ब्रांच में पढ़ना पड़ेगा? ये किस ब्रांच का पार्ट है ये नेशनल इनकम? तो आपको बहुत आसान है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। माइक्रो मतलब छोटा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इंडिविजुअल, मैक्रो मतलब बड़ा। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही? नेशनल इनकम, यानी कि पूरे एक नेशन की बात हो रही। तो किस में आएगा वो, किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जी हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब यहाँ पर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तब किसकी बात करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ में आ गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ वॉज, क्या थे ये? अमेरिकन फिलोसोफर, इंग्लिश पोएट, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट,
नॉर्वेनियन इकोनॉमिस्ट। तो क्या आंसर है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे, 1723 में जन्म हुआ था और 1790 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। एडम स्मिथ क्या थे, कहाँ के थे? स्कॉटलैंड, याद रखिएगा, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। आगे आ जाते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय अ मिक्स्ड इकोनॉमी? मैंने आपको बताया हुआ था, एक होता है हमारा कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी? मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, कॉमर्शियल एंड सब्सटेंसेस फार्मिंग। क्या है इसका करेक्ट आंसर? कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट, ठीक है। सोशलिस्ट मतलब पब्लिक, पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट। मिक्स्ड मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कि इंडिविजुअल बिजनेसमैन और साथ साथ गवर्नमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है मिक्स्ड इकोनॉमी में ये आप क्या बता रहे हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने सब डिटेल में बताया। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी? सोसाइटी, अब देखिए क्या, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ध्यान से समझिएगा। सोसाइटी का सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटी है, आप कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इनइक्वालिटी चलिए आप कहेंगे नहीं, पॉवर्टी आप कहेंगे हाँ गरीबी तो है। जी नहीं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब कि कमी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है जो आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, और इसी रिसोर्सेज की कमी को इसी का एक तरह से एलोकेशन कर देना, उसे हम बोल देते हैं इकोनॉमिक्स। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, स्कैरसिटी। ये मत कर दीजिएगा कि आप कहेंगे हाँ अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब मिल नहीं रही है, गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं कर रही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। स्कैरसिटी, जॉब की भी कमी है, जॉब की भी कमी, वो भी एक तरह का स्कैरसिटी है। मतलब बेसिकली हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। वैकेंसीज निकलती हैं 2, अप्लाई करने वाले कितने होते हैं? 20 लाख। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है? रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास। DFCCIL में अभी 1074 पोस्ट निकली हैं, कम से कम 10 से 15 लाख स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए क्या है, रिसोर्सेज है ये जो वैकेंसीज हैं 1074, ये क्या है? ये रिसोर्सेज है। अब आप सोचिए कि सिर्फ 1074 को आपको 15 लाख लोगों में बांटना, आप बांट पाएंगे क्या? नहीं बांट पाएंगे। इसका मतलब क्या है? इस रिसोर्स की कमी है, इसी को बोलते हैं स्कैर्स ऑफ रिसोर्सेज। तो ये मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, स्कैरसिटी। समझ में आ गया आपको? चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज कैपिटलिज्म रेफर टू? मैंने आपको अभी बताया है, थोड़ी देर पहले रिवीजन किया था, पिछली क्लास में भी बताया है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए आप इसमें क्या है, द यूज ऑफ मार्केट, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ, पहला हो नहीं सकता है। कैपिटलिज्म मतलब क्या है? द यूज ऑफ मार्केट क्या है? यही है सही? जी नहीं। गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल गुड्स बोल दीजिए, कैपिटल मतलब कि मनी, पैसा। गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, अब बताइए क्या ये सही हो सकता है? जी नहीं। कैपिटलिज्म में बात हो रही, मतलब कि किसकी बात हो रही है? प्राइवेट लोगों की बात हो रही है। सोशलिस्ट में होती है हमारी गवर्नमेंट की बात। तो यहाँ किसका पूछा? कैपिटलिज्म पूछा। थर्ड ऑप्शन क्या है? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स क्या है? करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? मैंने आपको बताया, जो भी आपका जो प्रोडक्शन होता है या जो प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली कंट्रोल या ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? प्राइवेट लोगों के द्वारा। जो बिजनेसमैन होते हैं उनको बेसिकली हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट। जैसे आप ये देखिए, आपने नाम सुने होंगे, क्या नाम? ये मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और ये गौतम अदानी और ये आपका रतन टाटा, ये सब क्या है? ये सब बेसिकली ये लोग कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। अब ये मत कर दीजिएगा प्राइवेट ओनरशिप ऑफ होम एंड कार्स, जी नहीं। कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब है उसकी जो पूरी ओनरशिप या एक तरह से उसका पूरा कंट्रोल होता है प्राइवेट लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड मीन? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? मुझे लगता है शायद मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में बताया है। बहुत सिंपल है, एज द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस द प्राइस राइजेस। अगर जो क्वांटिटी जो डिमांड करी जा रही है अगर वो बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? मान लीजिए सडन कोई क्या बोलते हैं, आपकी क्वांटिटी बढ़ती है तो क्या प्राइस बढ़ता है क्या? अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है क्या? ऐसा कोई करता है? नहीं करता है ना।
सेकेंड ऑप्शन है एज द प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। प्राइस बढ़ता है तो क्या डिमांड बढ़ती है क्या क्वांटिटी की? नहीं, बल्कि वो तो कम होती है। ऑप्शन सी देखिए आप, एज द प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, एकदम करेक्ट आंसर है। व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ही यही है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी की जो डिमांड करी जा रही है वो कम होगी, ऑब्वियस है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एज द सप्लाई राइजेस द डिमांड राइजेस, गलत है। सप्लाई बढ़ेगी तो क्या डिमांड बढ़ेगी? कौन कह रहा है कि ज़रूरी है क्या कि डिमांड बढ़ेगी? अगर सप्लाई बढ़ेगी तो ज़रूरी है क्या कि डिमांड बढ़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई, आप किसी चीज़ को 10 बना रहे हो और 2 लोग खरीदने वाले हैं, आपने सोचा चलो इसको हम 100 बना देते हैं, तो क्या कोई नेसेसरी तो नहीं है ना कि बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। समझ गए? अब हम बात कर रहे थे कैपिटल की, जो मैंने आपको ये बताया अभी मनी का, इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बस आपको दे देता हूँ, बाकी आगे डिटेल में बताएंगे। कैपिटल मतलब कि मनी, पैसा, 2 तरह का होता है कैपिटल। कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। दूसरा होता है आपका ह्यूमन कैपिटल। ठीक है? फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फिजिकल कैपिटल के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वर्किंग। अब फिक्स्ड में क्या आ जाता है भाई? अब मनी की बात हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कैश की बात कर रहे हैं, जी नहीं। फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल क्या है? जैसे आपकी लैंड हो गई, ज़मीन, ये क्या है? ये फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आप अपना बिजनेस चालू करते हैं, उसके लिए आप कोई मशीनरी लेते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं, आप कोई मशीन लेते हैं, तो वो मशीनरी, जो मशीन इक्विपमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल होती है वो। समझ गए आप? ज़मीन होती है, फिक्स्ड है भाई, कहीं जा थोड़ी रही है। वर्किंग में अब आपका क्या आ जाएगा? वर्किंग में वो आता है जैसे आपके डेली के खर्चे होते हैं। आपके यहाँ कोई बंदा काम कर रहा है, आप उसे डेली पैसे दे रहे हो या इसके अलावा आप उसे सैलरी दे रहे हो, ये सब जो रोज़ के खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में आप फ़ैन होगा, जो भी है, जो कुछ भी आपको इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो आप बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का बिल दोगे ना, वो सब क्या होते हैं? जो डेली के डेली खर्चे होते हैं, ये सब आता है आपका वर्किंग फिजिकल कैपिटल में। ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पर भैया ह्यूमन की बात हो रही है। ह्यूमन कैपिटल, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका कैपिटल मतलब कि क्या है, तो आप क्या बोले? आप क्या बोलेंगे? मेरे पास इतने पैसे हैं, ये है क्या? जी नहीं। आपके पास क्या स्किल्स है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, क्या एक्सपर्टाइज है, आपके पास क्या नॉलेज है, उसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है? समझ में आ गया ना आपको? नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान। आई होप अब ये आपने जो MCQs पढ़ लिए, इससे रिलेटेड और भी बहुत MCQs बन सकते हैं, लेकिन ये समझिए कि कॉमन MCQs हैं। अब आपसे कहीं से भी कुछ भी इस चैप्टर से पूछ लिया जाए तो आप बहुत इजीली आंसर कर लोगे, कोई भी MCQs आपसे पूछ ले। ठीक है? समझ में आ गया? आगे हम बात करें, और ये कैपिटल वगैरह ये सब आगे हम और डिस्कस आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे आपके लिए 5 ईयर प्लान, उसके बाद नेशनल इनकम, या हो सकता है उसी वीडियो में डिस्कस कर लें या फिर दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।